कर दिया, मैंने कर दिया। ठीक है, थैंक यू। देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बताता हूँ इसमें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू बिल्ड ए मॉडल, एक हमें प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है कि विच प्रेडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन मनी स्पेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग। रित्या जी आ गया समझ में? आप ही के फील्ड का, ठीक है। हाँ, ये मैंने मतलब पाइथन सर में भी किस कर रखा चैनल है। से, हाँ एक बार फिर से बताइए, किस चैनल से कितना सेल्स हो सकता है? फिर हाँ, से एक बार प्रॉब्लम पर स्टेटमेंट यहाँ बताइए। मैंने जो लिया है डेटा वो टीवी न्यूज़पेपर और इस तरह का लिया है। डिजिटल का मुझे एक सर्च करना पड़ेगा, है ना। ओके। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा हाँ कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये मैंने पाइथन और आर में दोनों में कर रखा है सेम डेटा सेट। सो ये एडवर्टाइजिंग का डेटा सेट है। मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ और इधर भी ब्लैंक कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। तो ये हमारा इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वी बिल्ड ए मॉडल विच प्रेडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन मनी स्पेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा रीड कर रहा हूँ क्योंकि सीएसवी फॉर्मेट फाइल है तो हमें कुछ भी लाइब्रेरी चलाने की जरूरत नहीं रीड करने के लिए, और आर बेस से ही चल जाता है। ठीक है, तो ये मेरा 200 ऑब्जर्वेशन है, 4 वेरिएबल्स। यदि मैं इस डेटा को व्यू करूं तो टीवी में जो स्पेंड हो रहा है, रेडियो में जो स्पेंड हो रहा है, न्यूज़पेपर में, और सेल्स कितनी आ रही है हमारी। इट्स ए वेरी स्मॉल डेटा सेट फॉर द नंबर्स का लर्न। मीनिंग क्या है सर, कि कितना सेल, लाइक कितना पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब हाँ टीवी कितना एडवर्टीज। स्पेंड कर रहे हैं। इट मे बी इन द डिफरेंट यूनिट्स, इट मे बी इन हंड्रेड्स, इट मे बी इन थाउजेंड्स, है ना। ये अलग अलग ठीक है। यूनिट्स में है। इज इट और क्लियर? हर रो का क्या मतलब है? किसका? हर रो का क्या मतलब है? ये रो? हाँ, नहीं नहीं, मतलब ये ये फर्स्ट अलग अलग ऑब्जर्वेशन। हाँ ड्यूरेशन है, प्रोडक्ट्स है। ये मनी चीज है। स्पेंट, ये हाँ जो ये मनी वैल्यू। स्पेंड है, मतलब जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया, मतलब अलग हम्म। अलग ऑब्जर्वेशन हैं ये। भाई किसी ने 17.2 टीवी पे खर्च किया, 45.9 जो है रेडियो पे खर्च किया, फिर न्यूज़पेपर पे इतना किया, तो उसको सेल्स इतना हुआ उनका। बारह अच्छा। ठीक बारह है, रुपए की सेल हुई है, इसका मतलब तो समझो ये है। डिफरेंट उस पे मीडिया पे जितना स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, सेल्स, आई सी। वो ये ठीक है। बता रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे पास पूरा डेटा है, 200 ऑब्जर्वेशंस हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, 200 हमारे पास क्लाइंट्स हैं मीडिया सेंटर में, और जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होगी उसके 200 क्लाइंट्स होंगे। उन 200 क्लाइंट्स का डेटा हम्म। है ना। उनसे सेल्स फिगर भी उन्होंने ले लिया है कि भाई कितना सेल्स हुआ आपका। डज दैट मेक सेंस टू यू नाउ? यस। और हमारा, हमको निकालना यह है कि हम अगर फ्यूचर में कितना पैसा अगर इसमें डाल खर्च रहे हैं करें तो अब उससे ये जो, सेल्स हाँ कितना। हाँ, ओके। इसमें दो प्रकार के लीनियर रिग्रेशन मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है मल्टी नॉम, मतलब मल्टी वेरिएबल, है ना, कि हम बहुत सभी वेरिएबल, यहाँ मैं एक ही वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा जिसके थ्रू सेल्स को प्रेडिक्ट करूंगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक सिंगल वेरिएबल पे होता है। इज इट क्लियर? एक होता है मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, है ना, वो सभी वेरिएबल हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? तो सुपर। अब इसमें से हमें कौन सा लेना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वेरिएबल को हम लें, टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर। सेल्स तो हमारा टारगेट वेरिएबल है, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सभी न्यूमरिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सभी न्यूमरिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो लाइब्रेरी में साइक ले रहा हूं, कल बताया था मैंने, ये हमें समरी देगा कि भाई ये 4 वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 200 हैं, मीन जो टीवी में हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका 147.04 मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मीडियन इतना है। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से फिर हम लोग समझते हैं। जब मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा पूरा तो आपको समझ में आएगा इसको हमें, इस समरी को हमें कैसे समझना है, इससे हमें क्या इंसाइट्स मिल रही हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? तो अभी अपन उस पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक कोरिलेशन ग्राफ बनाएंगे पहले तो, है ना। तो पहले मैं टीवी और सेल्स का बना के देखता हूँ, एक सिंगल। तो टीवी और सेल्स देखें तो टीवी जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि टीवी पे मैं एक्सपेंड करता हूँ, जितना स्पेंड करता हूँ उस हिसाब से मेरी सेल्स भी बढ़ती है, आप देखिएगा बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर? है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन है।
हाँ, यहाँ पे थोड़ा स्प्रेडनेस ज्यादा है ना, ज्यादा जब आप पैसा खर्च करते हैं तो कई बार कम भी हुई है, कई बार बहुत ज्यादा सेल्स भी हुई है उस अमाउंट पे। इज इट क्लियर? ये तो सर हमने सिर्फ प्लॉट किया डेटा, हाँ, सिर्फ अभी प्लॉट किया है। इसमें सेल्स और हाँ, टीवी के अभी अकॉर्डिंग। अपन देखते हैं कि दूसरे वेरिएबल के साथ भी देखें ना। अभी तो एक ही वेरिएबल देखा, मुझे एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है पहले कि किस वेरिएबल के साथ मैं मॉडल बनाऊं सेल्स का। टीवी के साथ बनाऊं, न्यूज़पेपर के साथ बनाऊं, रेडियो के साथ बनाऊं। क्लियर सर? तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अब मैं एक ग्राफ बनाया, ये मैंने सबका साथ ग्राफ बनाया। ये पेयर प्लॉट्स होते हैं, पेयर पैनल्स है ना, ये साइक लाइब्रेरी का है। तो पेयर पैनल्स में मैंने खाली डेटा फ्रेम का नाम लिखा है एमडी। यहाँ पर मैंने एमडी लिखा था डॉलर करके, मैंने जब प्लॉट लिया था तो वेरिएबल नेम भी डाले थे, तो इसलिए मुझे सिंगल प्लॉट मिला था पिछला वाला। और अब मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे पूरे डेटा में जितने भी वेरिएबल सबका आपस में ग्राफ है। तो टीवी का यदि सेल्स के साथ देखूं तो कोरिलेशन 0.9 आ रहा है। भाई कोरिलेशन -1 से +1 के बीच में होता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, पता होगा आप लोगों को, है? -1 से +1 के बीच में आता है वो वैल्यू जो आता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट का। तो +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 यानी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो जितना 1 के करीब होगा उतना अच्छा कोरिलेट है डेटा, मतलब आपस में दोनों वेरिएबल। तो आप टीवी का सेल्स के साथ जब कोरिलेशन देख रहे हैं तो 0.90 है, ठीक है। पर जब आप रेडियो का सेल्स के साथ देख रहे हैं तो 0.35 है, और न्यूज़पेपर का सेल्स के साथ देख रहे हैं तो 0.16 है। तो कौन ज्यादा कोरिलेटेड है टीवी बताएं? ऑफ कोर्स। टीवी ज्यादा कोरिलेटेड। तो मेरा टीवी जो है वो वेरिएबल फाइनल हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए, कि मैं टीवी को ही लूंगा बस। डज दैट मेक सेंस टू यू? यहाँ तक सर समझ में आ बाकी गया? स्पॉट्स क्या है उसमें जो छोटे ग्राफ्स दिख रहे हैं ये ना, लेफ्ट हैंड साइड? कौन से? नहीं, जैसे 0 0 कोऑर्डिनेट पे जो ग्राफ है ये वाले? नीचे वाला, हाँ सबसे नीचे वाला, हाँ। ये स्केटर डायग्राम दिए हैं उसी के। ये अच्छा। टीवी और सेल्स का जो अपन ने देखा था ना, देखिएगा ये ग्राफ देखें और इस ग्राफ को देखें, सेम है। मैं इसको जूम राइट कर देता हूँ, सेम दिख रहा है स्केटर राइट। पॉइंट्स। तो ऐसा ही इसने क्या किया यहाँ अपना रेडियो और सेल्स, उसका स्केटर ग्राफ। तो आप देखिए ज्यादा शुरू से ही ज्यादा फैला हुआ, बहुत ज्यादा वेरिएशन है यहाँ। इज इट क्लियर? यदि आप जो है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे रेडियो आएगा, क्योंकि रेडियो जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे आपका सेल्स है ना। तो आप देखेंगे कि हम रेडियो में कितना ही एक्सपेंस कर रहे हैं, पर ये जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है सेल्स में, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम टीवी में एक्सपेंस कर रहे थे, जितना बढ़ा रहे थे उस हिसाब से सेल्स भी बढ़ रही थी। क्लियर हुआ है? जैसे चारों डेटा पॉइंट को लेके उनके बीच में कोरिलेशन हाँ, दे दिया, तभी टीवी कोऑर्डिनेशन। और रेडियो का भी उसने कोरिलेशन बनाया, हाँ, जिसका कोई मतलब तो है नहीं वैसे लॉजिक। तो आप देखिए कि हम सिंगल कमांड में हमें कितना कुछ मिल रहा है विजुअलाइजेशन के थ्रू, और हर चीज में हम डेटा को समझने की कोशिश करते हैं विजुअलाइजेशन से, और जो समरीज होती हैं इससे हम उस डेटा को समझते हैं कि जो हमारे पास डेटा, ये हम एक्सेल शीट में कहीं और नहीं समझ सकते इस तरीके से। आप बताएं, समझ सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, मतलब इसके लिए ये है कि एक्सेल में इफ यू डू इट देन हमको हर एक चीज के ग्राफ्स वगैरह वो सारा हाँ, कुछ को करना पड़ेगा। और उसमें इसमें आपको मेहनत बहुत लगेगी ना ग्राफ बनाने में। पाइवट टेबल बनाएंगे, फिर आप ग्राफ बनाएंगे उसके, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वो कहीं सिलेक्शन में आपने 19-20 कर दिया तो गए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपने कमांड लिखा वो पूरा उस हिसाब से निकाल के देखिए। यहाँ हिस्टोग्राम भी दे रहा है उसका, कंटिन्यूस वेरिएबल का टीवी का जो है हिस्टोग्राम दे रहे हैं। फिर यहाँ रेडियो का हिस्टोग्राम है, या न्यूज़पेपर का हिस्टोग्राम है, या सेल्स का हिस्टोग्राम ये है। अगेन सब कुछ वैल्यू, स्पेंट वैल्यू एंड सेल्स, यही दो हाँ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पे यही है ना, हाँ, वेरिएबल एंड डिपेंडेंट। वेरिएबल, हाँ। ओके। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? देखिए Yes. बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, डेटा को समझना बहुत इजी हो जाता है। एनीथिंग से भी आपको और कुछ पूछना है क्या? नहीं अभी तक ठीक है। चलिए, अब मैं देखूंगा इसमें एनए वैल्यूज कितनी है, मतलब मिसिंग वैल्यू कितनी है, कितने मेरे सेल्स एम्प्टी हैं डेटा में। तो वही कमांड सम इज डॉट एनए एमडी है ना, जो मैंने पिछले डेटा में आपको बताया था। तो एक भी सर एनए एनए वैल्यू, वैल्यूज को क्यों ढूंढना पड़ता है? क्या होता है जब मिसिंग डेटा होगा, तो आप यदि मिसिंग डेटा में मीन निकालेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि वहां मिसिंग है डेटा है।
तो फिर हमें उसमें एट्रीब्यूट बढ़ाना पड़ता है, na.rm इज इक्वल टू ट्रू करके, मतलब वो उस हिसाब से हमें एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो जब मिसिंग डेटा होगा तो आपको या तो मिसिंग डेटा का कुछ ना कुछ वैल्यू इंप्यूट कर दें हम मिसिंग डेटा की जगह, है ना, या फिर हम उस ऑब्जर्वेशंस को हटा दें जिनमें मिसिंग वैल्यू है, इनकम्प्लीट डेटा है ना, उनके बेसिस पे हम आप कुछ एनालिसिस कर नहीं सकते, इसलिए हमको हटा। हाँ उसको हम हटा देते हैं, या फिर उसकी जगह कुछ हमारे पास तरीके हैं कि हम उसको इंप्यूट कर सकते हैं, या तो उस कॉलम की मीन इंप्यूट कर दें, या मीडियन वैल्यू इंप्यूट कर दें, या मोड इंप्यूट कर दें यदि कैटेगरिकल डेटा है, जो ज्यादा बार आया वो वाली चीज रख दें वहां, या फिर एक बिजनेस लॉजिक होता है कि मान लीजिए हम उसी कॉलम के हिसाब से सब कुछ नहीं भर सकते। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, नंबर ऑफ चपातीस और जो वेजिटेबल लिए हैं जितनी प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ वेजिटेबल, है ना, ये दो कॉलम है, और भी कॉलम है फिर जो सलाद लिया है उन्होंने, ये सब। तो मान लीजिए नंबर ऑफ चपातीस में कई मिसिंग वैल्यूज आ गई, 2 3 5 जगह। तो यदि मैं उसका एवरेज लेता हूं तो जो नंबर ऑफ चपातीस हैं वो मान लीजिए 2 चपाती से लेकर के 18 या 20 चपाती तक लोगों ने ली है, ठीक है। सो उसका जो एवरेज मेरे पास आया मान लीजिए 12 चपाती से आया, ओके। तो मैं जहां भी मिसिंग वैल्यू हो गया वहां 12 चपाती भर दूंगा। डज दैट मेक सेंस टू यू, है ना, मतलब यदि मैंने मीन लिया है और मैं मीन फिल कर रहा हूं उसी रेस्पेक्टिव कॉलम का, तो मैं वो 12 कर दूंगा। अब मुझे ये देखना है कि यदि बगल वाले कॉलम में एक प्लेट सब्जी के साथ 4 चपाती का कॉम्बिनेशन चलता है जनरल, 4 to 5 चपाती, अब वहां एक ही प्लेट सब्जी लिए और 12 चपाती, वो तो वैलिड नहीं हुआ ना, हुआ, बताएं आप। 12 कोरस्पॉन्डिंग, चपाती। हाँ 12 चपाती और एक प्लेट सब्जी, तो ये वैलिड है क्या? मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या उस हिसाब से जो आपने मीन भरा है इसमें 12 चपाती का? मतलब दूसरे डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे ये वाला डेटा पॉइंट हाँ सही नहीं ये, है। हाँ तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक लगाते हैं और इसके अंदर ही एक और सेम मॉडल हम लोग फीड करते हैं, लीनियर रिग्रेशन, है ना, एक और एमएल एल्गोरिथम यूज करके उन वैल्यूज को भरा जाता है। तो वो फिर क्या है कि उस हिसाब से पूरे पैटर्न को समझ के वो वैल्यू भरेंगे। और भी वेरी, मैंने खाली एक प्लेट ऑफ वेजिटेबल लिया, और भी हो सकते हैं वेरिएबल्स भाई, 45-50 वेरिएबल हो सकते हैं, उन सबके पैटर्न को समझ के वो यहाँ की वैल्यू भरेगा, तो वो ज्यादा बेटर होगा मिसिंग वैल्यू को भरने के लिए, मीन मोड मीडियन की अपेक्षा। तो हमारे पास अलग अलग चीजें होती हैं करने के लिए, और यही डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत कंपलसरी होती है, उसको मालूम होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब मैं मतलब बॉक्स सर प्लॉट, रॉ डेटा से, हाँ रॉ डेटा के ऊपर ये सब समझ के मिसिंग वैल्यूज को फिल करके हाँ लॉजिक लगा के जो हम डेटा सेट बनाते हैं जिस पे एल्गोरिथम लिखे, वो हाँ सब डेटा एनालिसिस। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर चैप्टर में आपको जैसे मैं आपको यूनिवेरिएट एनालिसिस मिसिंग वैल्यू वाला बताता हूँ, तो आपको ये सब स्टडी मटेरियल में आएगा आपके पास। व्हाट इज यूनिवेरिएट? तो यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये समरी ऑफ सेंटर टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी और शेप, है ना, ये पूरा डिटेल में आपको, फिर कैलकुलेटिंग मेजर को, एक जनरल फार्मूले लिखना नहीं पड़ते हैं आर में, खाली समझाने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में और ये स्लाइड्स में मैंने लिखा हुआ है, ये सब चीजें हैं, रेंज क्या होती है, ये सब चीजें अपन पहले एक्सप्लेन करेंगे, और ये नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो जिससे आप भाई स्क्यूड डेटा है, नॉर्मल डेटा है, आप उसको समझ पाए चीजों को, और इसी के असाइनमेंट आपको मिलेंगे डेली। तो जो आपने पढ़ा है ना, जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उन नोट्स को भी आप पढ़ेंगे, जो सेशन आपने अटेंड किया है वो भी नो हाउ आपके पास होगा, फिर जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसको आप सॉल्व करेंगे, तो आप नेचुरली उस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से कि हाँ ये कहाँ यूज हो रहा है, क्यों हमने ये किया, ठीक है। तो ये सब चीजें इस प्रकार से हर चैप्टर का, जैसे आप लीनियर रिग्रेशन का ही देखेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको लीनियर रिग्रेशन का। ये सब ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स आना जरूरी है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू हाँ हाँ,
ये सब पूरे ये हाँ चैप्टर्स में है, हर एक चैप्टर जैसे मेरा लीनियर मीन मीडियन रिग्रेशन। मोड सब निकल गया है ऊपर से हाँ काफी टाइम। मीन मीडियन मोड वो तो ये तो जो आपको, पढ़ा है ना हाँ अब सब भूल गई हूँ मैं तो। वो आप बेफिक्र रहें, वो सब चीजें ग्रास रूट लेवल से ही समझाई जाएंगी आपको। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत तब मैं 11वीं 12वीं सीढ़ी से लेके चलूंगा आपको, मैं फर्स्ट स्टेप से ही चालू करेंगे अपन हर चीज। ये देखिएगा पूरे नोट्स इस तरह से आपको मिलेंगे एक एक, और ये सब चीजें पहले एक्सप्लेन की जाएंगी आपको, है ना। और मेरे कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी लिंक मैं आपको दूंगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको वो वाला वीडियो बताता हूँ। चलिए लिस्ट चलाते हैं इसका। ये गलत चल गया, वैदिक मैथमेटिक्स का चल गया, ये चला। ये देखिए कंसेप्ट जो मैं ये आपको बता रहा था उसी का वीडियो है। तो ये वीडियोस के लिंक भी आपको मिलेंगे। तो ये मेरे रिकॉर्डेड वीडियो हैं विदाउट सेशन के, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है इसमें, है ना। जस्ट पता नहीं क्यों से भी चल रहा है। सो मशीन आप एक बार ना वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद एक बार आप वो फ्लायर खोल के जस्ट कैन वी रन थ्रू दैट कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एंड इन व्हाट ठीक है। ऑर्डर आर वी प्रोग्रेसिंग, अगर आप वो हाँ बता देंगे तो काम हो जाए। सो देखिएगा, ये जैसे ये तो खाली कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट का वीडियो है, और आपको 3 वीडियो मिलेंगे हर टॉपिक में। एक कंसेप्ट का, एक आर के साथ और एक पाइथन के साथ, और बाकी अपन जो लाइव सेशन चल रहे हैं वही चीज मैं आपको लाइव सेशन में बता रहा हूँ। तो तो डेटा हम सेट आर डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, पर चीज सेम रहेगी, कंसेप्ट सेम रहेंगे। तो आपको वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जो मेरे प्री रिकॉर्डेड है ना, और आपके जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको मिलेगी। जैसे आर के ऊपर जो अभी अपन कर रहे हैं, ये पाइथन पे, सॉरी मैं आर पे बताता हूँ आपको। हाँ हम पाइथन भी करने वाले हैं क्या सर? हाँ पाइथन भी करेंगे, आर के बाद पाइथन करेंगे, पहले आर से कर लेंगे पूरा। तो आपके कंसेप्ट तो सब क्लियर हो जाएंगे आर के थ्रू, जो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स हैं, इंटरप्रिटेशन, एवरीथिंग। फिर खाली पाइथन में हमें बेसिक कमांड सीखना है और स्क्रिप्ट को रन करना देखना है ना। पाइथन इज यूज्ड फॉर डेटा साइंस हाँ डेटा साइंस के और लिए यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए आर लैंग्वेज इज आर कंपेटेबल। उपयोग होता है। ये देखिएगा सेम मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ा के, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा किस प्रकार से। ये सब अपन थ्योरी में समझ चुके हैं, तो इसी को अपन ने यहाँ लिया है, और ये आर के साथ भी उसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा है कि भाई आर में जो चीज हमने ये ली है तो क्यों ऐसा किया है, ये सब ये इक्वेशन बन गया है ना?
आवाज आ रहा था ना आपको वीडियो का? नहीं, हेलो सर वीडियो आपका आ की रहा है? आवाज ठीक नहीं है। हाँ अच्छा, वीडियो का नहीं आ रहा था? अच्छा, वो सिस्टम में चल रहा था ना। तो ये इस प्रकार से आपको ये वीडियोस भी दिख जाएंगे। आप YouTube पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा थोड़े से वीडियोस इसके अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये मैं हटाता हूँ अपने यहाँ से, जस्ट मोमेंट, बनाते हैं वापस आर पे, तो आपको मैं समझा पाऊँ फिर आगे वो। अब देखिए कि इसमें डिफरेंट तरह के प्लॉट्स होते हैं। जैसे अभी अपन ने बनाया था एक कोरिलेशन प्लॉट बनाया, फिर यहाँ आप देखेंगे हिस्टोग्राम भी मिल गया हमें साथ में। तो हिस्टोग्राम से हमें रेंज पता चलती कहाँ से कहाँ तक क्या है। तो मैं सेपरेटली एक इसका प्लॉट बना रहा हूँ कि ये जो बॉक्स प्लॉट है वो एक्सपेंडिचर मेरा टीवी पे यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ एंड हुआ है, ठीक है। और यहाँ कोई भी आउटलेयर्स नहीं है, आउटलेयर्स होता तो यहाँ डॉट्स आ जाते ऊपर या नीचे, ये विस्कर कहलाता है यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम है, ये फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल है, ये मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये मीडियन का लाइन है। इसी प्रकार मैं सेल्स का भी देख लेता हूँ, तो यहाँ भी कोई आउटलायर्स नहीं है मेरे पास, दोनों में आउटलायर्स नहीं है, तो मेरा डेटा ठीक ठाक है, मुझे कोई आउटलायर्स हटाने नहीं है, इसमें से कोई आउटलायर्स मुझे एडजस्ट नहीं करना है। अब मैं डेटा को जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो 60 to 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं। किसी भी चीज हम मॉडल को ट्रेन करेंगे उसके लिए डेटा चाहिए, और उसको टेस्ट करने के लिए हमें सेपरेट डेटा चाहिए, वो उस मॉडल को नहीं मालूम हो जिस डेटा के बारे में, अननोन डेटा। तो हम डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो 70% वहां यहाँ मैं जो ले रहा हूँ, ये मैं आपको पूरा सिंटेक्स बताऊंगा क्यों ऐसा लिखा गया, ये अपन जब पढ़ेंगे आर बेसिक में, उसी की कमांड है। तो मैं सैंपल ले रहा हूँ 1 इंटू एन रो, एन रो यानी जो मेरे पास 200 रो है, उसमें एन यानी 200 रोज है एमडी की, उसकी 70% मतलब 140 ऑब्जर्वेशन मैं ले रहा हूँ ट्रेन में। तो मैं अभी खाली क्या कर रहा हूँ कि खाली उसकी इंडेक्सिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1 से लेके 200 तक की इंडेक्सिंग मैंने ले ली। और यदि मैं इसको आपको दिखाऊंगा तो ये इंडेक्सिंग बताएगा कि भैया 80 नंबर का ऑब्जर्वेशन रेंडमली इसने पहले सिलेक्ट किया है, रेंडमली ले रहे हैं। सैंपल का मतलब होता है कि हम पॉपुलेशन 200 की है, उसमें से हम 140 सिलेक्ट कर रहे हैं। 140 हम ऐसे नहीं कि शुरू के 140 सिलेक्ट कर लें, लास्ट के 140 सिलेक्ट करें, नहीं, हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो वो रेंडमली के लिए मैंने एक सेट सीट भी लगाया कि नेक्स्ट टाइम भी मैं सिलेक्ट करूं तो मुझे यही रेंडम नंबर मिले, है ना। मुझे 80 नंबर का ऑब्जर्वेशन पहले मिले, फिर 25 नंबर का मिले, फिर 11 नंबर का मिले। यदि मैं सेट सीट लगाए बगैर इसको रन कर देता हूं, अब आप देखिएगा डिफरेंस इसमें, और मैं फिर आपको ट्रेन बता रहा हूं, तो आप देखिएगा आप ऑब्जर्वेशन के नंबर चेंज हो गए। यहाँ 80 था, यहाँ 83 नंबर पहले सेलेक्ट कर लिया इसने। तो नेक्स्ट टाइम यदि आप उस मॉडलिंग पे कोई काम कर रहे हो, एक दिन में तो मॉडल बन नहीं जाएगा, आपकी स्क्रिप्ट है कितना है, आज आपने कुछ काम किया, फिर आपको कुछ काम आ गया, अब नेक्स्ट डे फिर रीरन करेंगे, तो आपको नेक्स्ट डे डेटा अलग मिलेगा, और आपने आगे कुछ प्री प्रोसेस आगे, और आपने डेटा को ट्यूनिंग के लिए कुछ प्रोसेसिंग और कुछ कोड्स लिखे होंगे, वो सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डेटा के ऑब्जर्वेशन ही चेंज हो गए, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए हमें वही के वही डेटा चाहिए अगेन एंड अगेन, तो हम लोग सीट का उपयोग करते हैं उसमें, है ना। वो सब चीजें आपको पूरी सिखाई जाएंगी बाद में। तो मैं इसके साथ ले रहा हूँ, साइड सीट चला के जब भी लूंगा तो मुझे सेम मिलेगा। और मैं ट्रेन डेटा में जो है जो ऑब्जर्वेशन मेरे ट्रेन के अंदर आए, खाली ऑब्जर्वेशन नंबर आपको दिख रहे थे, उसमें मैं पूरे कॉलम ले रहा हूँ। तो जो हम पहला ट्रेन होता, क्यों बना रहे हैं, ट्रेन डेटा सेट क्यों बना रहे हैं? हम मॉडल बनाएंगे, एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाएंगे, एक मशीन बना रहे हैं, उस मशीन में हम कोई भी डेटा डालेंगे तो प्रेडिक्ट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? क्योंकि वो डेटा मतलब मॉडल बनाने के लिए भी तो मुझे डेटा चाहिए ना, जिस डेटा के पैटर्न को समझ के वो मॉडल बनाएगा, जिसके तजुर्बे से वो मॉडल बनेगा। अच्छा, समझ गया ना। एक जैसे हम ह्यूमन बीइंग कैसे सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना कोई भी चीजें, ऐसे ही कोई भी मॉडलिंग होती है, मशीन लर्निंग जो होती है वो डेटा से, डेटा उसका एक्सपीरियंस है। तो हम 70% डेटा उसको दे रहे हैं, तजुर्बा दे रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, उसको क्वेश्चन आंसर हम सारे दे रहे हैं ताकि वो उस डेटा के हाँ, बेसिस पे सीख जाए। उसके डेटा के बेसिस पे वो सीखेगा, तो वो ट्रेनिंग डेटा कहलाता है, उससे वो मॉडल बन जाता है। अब वो मॉडल बन गया, उस मॉडल में हम कुछ भी डेटा डालेंगे
तो वो हमें उसके हिसाब से आउटपुट देगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये ट्रेनिंग डेटा मैंने अलग कर लिया, जिसमें आप देखेंगे अभी 140 ऑब्जर्वेशन हो गए, और टेस्ट डेटा मैंने अलग कर लिया जिसमें मेरे पास 60 ऑब्जर्वेशन है, जो मैं बाद में इस पे चेक करूंगा, है ना। हमेशा हमारे मॉडल को हम इवेल्युएट करते हैं टेस्ट डेटा, है ना। अननोन डेटा होता है, टेस्ट डेटा को मॉडल को नहीं पता होता कि क्या है उसमें, ठीक है। अब बहुत सिंपल स्टेप है, मैं मॉडल बना रहा हूं, तो लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल कब बनता है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल तब बनता है जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल जो अपना सेल्स है वो न्यूमरिक है और कंटिन्यूअस है ना, कोई कैटेगरिकल तो है नहीं। तो यदि न्यूमरिक वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो हम लीनियर रिग्रेशन लेंगे। यदि कैटेगरिकल होता है, हमें यस नो में आंसर चाहिए होता कि कोविड है या नहीं है, मान लो एक कोविड का डेटा है हमारे पास और हमने कुछ टेस्ट करवाए और उससे हम पता करना चाहते हैं, या उसके सिम्टम्स है उसके हिसाब से हम पता करना चाहते हैं कि वो कोविड है कि नहीं है, भाई ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना है, टेम्परेचर इतना है, फलाना है, वो हमने फिट किया और वो बता देगा कि कोविड होने की संभावना, कोविड है कि नहीं है, यस या नो। तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो जाएगा। दो कैटेगरी है, बाइनरी है। तो हर मॉडल एक डिफरेंट टारगेट वेरिएबल के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका टारगेट वेरिएबल कैसा है। यदि कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे जाएंगे, यदि बाइनरी है लॉजिस्टिक मतलब कैटेगरिकल है तो फिर लॉजिस्टिक पे जाएंगे। और भी है, अपन उन चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ ऑर्डिनल डेटा, हाँ बोले। ऑर्डिनल डेटा जैसे अपना लाइकर्ट वाला जो था, उसमें फिर हम क्या यही लगाते हैं, लीनियर ही लगाते हैं? लिकट डेटा में, हाँ लिकट डेटा में भी ये चलेगा, क्योंकि वो एक प्रकार का आपके, आप उसमें स्कोरिंग को ले रहे हैं टारगेट वेरिएबल। स्कोरिंग जब लेंगे तो आप उसका मीन निकालेंगे, सम लेंगे जितने भी लिकट स्कोर हैं उसका। यदि वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरवल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लीनियर मॉडल लेंगे, अदरवाइज आप डिसीजन ट्री पे चले जाएंगे। सर तो इसका वो कोई जो लॉजिक होता है कि किस बेसिस पे एल्गोरिथम डिसाइड हो रहा है, हाँ डेटा हाँ, के बेसिस पे ये या डेटा के बेस पे ही होता है, डेटा के टारगेट वेरिएबल के बेस पे होता है। जो टारगेट वेरिएबल है ना, जैसे सेल्स हमारा टारगेट वेरिएबल है, जो डिपेंड कर रहा है दूसरी चीजों पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे और भी चीजों पे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दो डेटा पॉइंट थे, एक इनपुट था और एक आउटपुट था, इसलिए हमने हाँ, अपन ने एक ही इनपुट लिया है, है ना। अपन एक से ज्यादा भी तब इनपुट, अपन सबको इनपुट ले सकते हैं, वो भी बताता इसीलिए हूँ। हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए ट्रेंड डेटा सेट मैंने इस मॉडल में डाल रहा हूँ। LM मेरा फंक्शन है, इसमें मेथड लीनियर मॉडल। पहले मेरे टारगेट वेरिएबल लिखूंगा, फिर टिल्डा का साइन लगाऊंगा, और फिर जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो प्रिडिक्टर बोलते हैं हम जिसको, वो लेंगे। और इसका नाम मैंने दे दिया फिट, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट नेम दे दिया है, कुछ भी दे सकते हैं आप, XYZ। यहाँ पे मैं फिट देता हूँ जनरली, क्यों मॉडल फिटिंग कर रहे हैं। सो अब मैं यदि आपको फिट दिखाऊं तो आप देखिएगा फिट का जो आउटपुट आ रहा है, तो ये इंटरसेप्ट बता रहा है और ये कोफिशिएंट बता रहा है। एक्चुअली होता क्या है, इसका जो इक्वेशन होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि आपने एक ये इक्वेशन आप लोग याद करें, शायद आपने पढ़ा हो कभी। लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और आप लोगों ने, दूसरे लोगों ने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन है ना ये तो? हाँ, लीनियर इक्वेशन, समझ गए ना, ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ एक्स क्या है अपना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस। है ना। तो हमारा ये जो इक्वेशन बना, हम इसको लिखते हैं वाई केप। वाई केप का मतलब होता है प्रिडिक्टेड वाई, एक्चुअल वाई नहीं। एक्चुअल वाई तो खाली वाई होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो इक्वेशन हमें देगी, जैसे हमारा मान लीजिए ये प्लॉट बना, ये हमारा एक्चुअल डेटा सेट है, इस प्रकार से था, हमने एक बेस्ट फिट लाइन इसके अंदर फिट कर दी, वही ये इक्वेशन बताएगी। तो बेस्ट फिट लाइन जो है वो हमारी केप वाई इज इक्वल टू, हम लोग इसको जो लिखते हैं β0 प्लस β1 x1। एक्स यहाँ एक्स एक ही है तो x1 ना लिख के x ही लिख रहा हूं। तो β0 क्या हुआ आपका, c हुआ इंटरसेप्ट। ये जो चीज हुई वो β0 हुई इंटरसेप्ट, जो यहाँ पे c है अकेला, और जो x का कोफिशिएंट है वो m है, तो यहाँ m की जगह क्या है, b1 है, जो कि स्लोप है। इज इट क्लियर? आगे समझ में। तो अब ये जो हमें चीज मिली ना इंटरसेप्ट, ये आई हमारी β0 और ये आया β1।
तो सेल्स वाई कैप यानी सेल्स प्रिडिक्टेड, सेल्स प्रिडिक्टेड, तो सेल्स प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू 6.727 प्लस 0.056 इंटू टीवी। ये इक्वेशन बन गई। जो टीवी पे या जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे, जो इनपुट डालोगे, वो कैलकुलेट करके आपको सेल्स प्रेडिक्शन बता देगा कि आपको आउटपुट इतना होगा। समझ में आ गया आप? मतलब सर इस एल्गोरिथम ने हमको बता दिया कि हाँ ये वैल्यूज यूज करेंगे तो प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। हाँ, और ये उसने सीखा उस ट्रेनिंग डेटा के बेस पे। ट्रेनिंग डेटा से सीखा, ये सब उसने उसी से निकाला है। इज इट क्लियर? इसके लिए क्या एल्गोरिथम बेसिकली काम करती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिकल एल्गोरिथम क्या होती है, अपन को वो सब मतलब रटना नहीं है, नाम मालूम होना चाहिए हाँ कौन सी एल्गोरिथम होती है, ठीक है ना। हम ये चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैथमेटिकली ये कैसे फाइंड आउट हो गया है ना, वो हमें मालूम होना चाहिए किस एल्गोरिथम के थ्रू, किस फॉर्मूले के थ्रू, क्या टेक्निक से फाइंड आउट होता है। पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आर में तो उसने निकाल के दे देता है आपको सब। क्लियर? अब ये कैसे पता करेंगे कि ये सही में निकाला है? ये आउटपुट दिया ना एलएम मॉडल ने, बेस्ट फिट वो मॉडल का जो प्रेडिक्शन है वो हाँ, क्या सही होगा? हाँ वो मैं वही अभी अपन इवेलुएट करते हैं हम इसको, है ना। अभी अपन उसको इवेलुएट करेंगे। तो ये मॉडल मेरा बन गया, ये देखिएगा वही ये वैल्यू मेरा आया है। जो भी पहले मैंने एमडी लिया था वो एमडी ट्रेन लिया हुआ है, मैं कंप्लीट पे बताना चाह रहा था लोगों को पहले तो प्रीवियस किसी सेशन में, तो वो उस हिसाब से अलग वैल्यू, और अभी ये ट्रेनिंग डेटा सेट लिया हुआ है तो उसके हिसाब से अलग वैल्यू। अब मैं इसकी समरी, हाँ बोले। ये इक्वेशन डिराइव किया है सिस्टम ने। हाँ ये कोएफिशिएंट देगा आपको, है ना, ये कोएफिशिएंट देगा। वो ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि ऐसा है, ये हमें बनाने नहीं पड़ती इक्वेशन, ये तो समझाने के लिए कि हाँ भाई जो y इज इक्वल टू mx प्लस c कैसे हुआ है, इसमें ये क्या है, बीटा 0 क्या है, बीटा 1 क्या है, वो समझने के लिए। बाकी तो मॉडल तो इंटरनल काम करे। ठीक है। तो अभी तक तो मतलब एज अ मार्केटर इफ आई एम रिसीविंग इंफॉर्मेशन टिल दिस स्टेज, अभी तक तो ये यूजफुल नहीं है। अभी इसके बाद और फर्दर इंफॉर्मेशन ड्रिल डाउन होगा तब जाकर ये यूजेबल डेटा होगा। वी विल कम टू अ यूजेबल। हाँ अभी हम इसका, हाँ जब तक हम इसको रिलेट नहीं कर लेंगे हमें नहीं पता चल जाएगा कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, तब तक हम इसको यूज में नहीं लेंगे। अभी तो हमने जो मुझे मॉडल समझ में आया, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमारे पास डेटा था और डेटा के बेसिस पे हम एक मॉडल बना रहे हैं जो कि फ्यूचर में प्रेडिक्ट करेगा। हाँ, और हमने अभी मॉडल बनाया, अभी हम चेक करेंगे कि वो मॉडल सही है या नहीं। वो मॉडल अगर सही है तो फ्यूचर में फिर हम बता सकते हैं कि इतना पैसा टीवी में स्पेंड किया तो सेल्स इतनी है। हाँ ये चीज। अब देखिए मैंने खाली फिट चलाया था, अब समरी देखता हूं मैं फिट की। तो ये समरी में बहुत सी चीजें देता है। सबसे मेन चीज होती है रेसिडुअल। अब रेसिडुअल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा मैं स्लाइड पे ही बता देता हूँ। तो देखिए रेसिडुअल ये होता है कि हमारा जो एक्चुअल पॉइंट है वो ये है, एक्चुअल वाई हमारा ये है, दिख रहा है ना आपको, इधर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअल वाई। और हमारा प्रिडिक्टेड वाई यहाँ आएगा कि नहीं, लाइन पे ही आएगा। प्रेडिक्शन जो भी आएगा वो लाइन पे आएगा, ये हमारी वो बेस्ट फिट लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो किसी प्रकार की एरर है कि नहीं है? एरर होगी ना, तो इसको अपन E1 बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअल वाई में से केप वाई माइनस किया, एक्चुअल वाई में से केप वाई माइनस किया, तो मुझे एरर मिली, इसी को हम रेसिडुअल बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये रेसिडुअल किसी पॉइंट पे कम है, किसी पे ज्यादा, यहाँ कम है, देखिएगा यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। इज इट क्लियर? मतलब हमारे एल्गोरिथम ने कितना गलत प्रेडिक्ट किया है वो रेसिडुअल। हाँ रेसिडुअल। तो रेसिडुअल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेसिडुअल के बेस पे ही हम पता करते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है ना। अब क्या होगा कि जो समेशन ऑफ EI यदि मैं करूं इसमें पूरे का समेशन ऑफ EI करूंगा तो दो प्रकार से ये जीरो के इक्विवेलेंट हो सकता है, दो प्रकार से। एक तो पूरे पॉइंट इस लाइन पे आए, मेरे एक्चुअल पॉइंट भी यदि इस लाइन पे है तो ये जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जितने ये सब पॉइंट यदि एक्चुअल पॉइंट भी यहीं पे आ रहे हो लाइन पे तो ये जीरो हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है
और लाइन के नीचे जो पॉइंट है, मेरा फॉर्मूला तो ये चल रहा है ई के लिए, वाई में से वाई कैप माइनस कर रहा हूं, है ना? तो कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। इज इट क्लियर? अब जैसे जो नीचे हैं, तो y में से y कैप माइनस करूं तो y कैप बड़ा है, तो ये वाला तो मुझे नेगेटिव देगा, और ऊपर वाला मुझे पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? y माइनस y कैप। इज इट क्लियर? आया समझ में? हाँ। तो यदि मान लीजिए ऊपर वालों का समेशन और नीचे वालों का समेशन यदि इक्वल हो जाए, इज इट तो भी क्लियर? जीरो है। तो भी Yeah. जीरो हो जाएगा। तो ये तो मतलब एक भी पॉइंट लाइन पे नहीं है पर वो समेशन जीरो आ रहा है, तो ये तो बड़ा मिस्टेक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम इन के स्क्वायर लेते हैं, जो भी वेरिएंस ये आ रहा है ना इसका स्क्वायर ले लेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव भी। इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट भी तो ले सकते हैं। एब्सोल्यूट भी ले सकते थे, एब्सोल्यूट एल्जेब्रिकली वाइबल नहीं होता है, अर्थमेटिकली इट इज ओके एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन उसका मतलब वो सही नहीं माना जाता है, तो हम इस प्रकार से लेते हैं और इसको n से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर से हमें पता चल जाता है कि वो मॉडल कैसा है, पर क्योंकि रूट मीन स्क्वायर एरर जो है वो एक एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर नहीं है। एब्सोल्यूट मेजर के लिए आपको ट्रेनिंग डेटा का भी आरएमएसई चाहिए और टेस्ट डेटा का भी आरएमएसई चाहिए, दोनों को कंपेयर करके आप पता कर पाएंगे। यदि ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है तो आप बोलेंगे मॉडल अच्छा है। इज इट क्लियर? हाँ, यदि वो रिलेटिव मेजर होता तो वो अपने आप में एक रेंज देता है। अब रिलेटिव मेजर में आपको बताऊं क्या होता है, जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सब रिलेटिव मेजर है। इज इट क्लियर? जैसे कि अपन देखें कोरिलेशन कोएफिशिएंट है -1 से 1 के बीच में आता, मतलब इनकी रेंज होती है कहीं ना कहीं, तो रेंज से हम डिसाइड कर पाते हैं कि अच्छा है या बुरा है। क्लियर? हमें किसी और वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आरएमएसई तो एब्सोल्यूट मेजर है, तो हमें ट्रेनिंग का भी चाहिए पड़ेगा और टेस्टिंग का भी चाहिए पड़ेगा। पर एक और होता है इसमें आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, और आर स्क्वायर के थ्रू, आर स्क्वायर जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है ना। तो 1 के करीब जो होता है मॉडल बहुत अच्छा माना जाता है, और 0 यदि के करीब है यदि वैल्यू, तो मॉडल आपका अच्छा नहीं है। इज इट क्लियर? ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको डिटेल में आर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्यों इस प्रकार से रहता है, वो चीजें अपन बाद में जब अपने सेशंस होंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा ये छोटी मोटी चीजें। तो ये चीज है। फिर मैं आता हूं वापस उसी पे, जस्ट अ मोमेंट। अब यहां अपन देख रहे हैं रेसिडुअल्स का मिनिमम। जो देखिए आपके पास n डेटा पॉइंट्स थे, तो आपको n रेसिडुअल्स मिलेंगे, n रेसिडुअल्स, कुछ नेगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे। तो ये मिनिमम रेसिडुअल बता रहा है -6.5618। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब आपका 25% जो है -1.35 से कम है, ये मीडियन है ना। 50% इससे कम है, 50% इससे ज्यादा है, ये थर्ड क्वार्टाइल, और ये मैक्सिमम रेसिडुअल। सो रेसिडुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके इंटरप्रिटेशन अपन बाद में समझेंगे जब अपन डिटेल में लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, कि हम इसको इससे क्या समझते हैं, क्या इंसाइट्स हम निकालते हैं इससे, है ना, क्या पॉइंट इसमें बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वही कोएफिशिएंट्स की। ये जो कोएफिशिएंट्स आया था, तो ये इंटरसेप्ट हमारा सेम है, देखिएगा, ठीक है, और ये टीवी का भी हमारा ये सेम है। फिर ये स्टैंडर्ड एरर है उसकी, ये टी वैल्यू है और ये पी वैल्यू है। तो यहाँ 3 एस्ट्रिक है, और ये वैल्यू हमारी 0.05 से बहुत कम है। 2 ई का मतलब होता है 10, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -16। सो 10 टू द पावर -16 है 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 16। अब 10 टू द पावर 16 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, 0.00000 ऐसे करके, है ना। तो ये यदि p वैल्यू हमारी 0.05 या 0.01 से कम है तो हमारा ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, मतलब टीवी जो है वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल रहा है किस पे, सेल्स पे। ऐसे इंटरसेप्ट भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल रहा है सेल्स पे। इज इट क्लियर?
सर ये ये आखिरी चीज का थोड़ा समझ में नहीं आया, बट देखिए बट वो आप क्लास में भी बताएंगे शायद जब इसका आएगा। हाँ वो और ज्यादा एक्चुअली क्लियर मेरी हो एक और जाएगा। हाँ हाँ ये मेरी एक पी मीटिंग वैल्यू भी जो है होता सर है ये इसमें। हाँ 0.05 से कम है तो सिग्निफिकेंट होता है, मतलब वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा टारगेट वेरिएबल पे। तो जो इंटरसेप्ट है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है टारगेट वेरिएबल, मतलब महत्वपूर्ण है, मतलब यूजलेस नहीं है ये। इज इट क्लियर? ऐसे इसमें भी 3 एस्ट्रिक लगे हैं, 3 एस्ट्रिक लगे हैं, मतलब ये भी 0.05 से बहुत ही कम है ना? तो ये भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है सेल्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, जहां पर भी ये वैल्यू हमारी ज्यादा आती है 0.05 से, तो उस वेरिएबल को हम ड्रॉप कर देते हैं, उसको आगे मॉडल में नहीं ले जाते। अच्छा आगे समझ में? उसको ड्रॉप करके फिर मॉडल रिट्रेन करते हैं। ओके क्लियर हुआ ना पॉइंट? ठीक है सर। मतलब इसका मतलब ये पी वैल्यू से हम क्योंकि यहाँ तो एक ही वेरिएबल था और अपन ने पहले ही देख लिया था कि इसका कोरिलेशन बहुत अच्छा है सेल्स के साथ, तो नेचुरली वो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्लियर हुआ आप? यस यस सर है ना? ठीक है सर। आई थिंक अभी एग्जांपल क्लास के लिए सेव करके रखिए सर, दिस इज अ रेलेवेंट एग्जांपल। ठीक है, आगे समझ में आया आप लोगों को? अब तो कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी है। आपको समझ में आया कि हाँ कैसे हम लोग इसको करके चलते हैं, कैसे क्या होता है, वर्क कैसे करता है ये। ठीक है, ये तो अभी ठीक है अपन ठीक है एक सर। ही आप देखा है। आप यदि जब अपन इसमें अलग अलग एल्गोरिथम पढ़ेंगे और इस पे जब अपन काम करेंगे और आपको जो इसमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट दिए जाएंगे करने को, तो आपको खुद मजा आएगा कि नहीं यार, इट्स ए वेरी डिफरेंट थिंग, है ना? तो ये अपन उसके अंदर कर सकते हैं। अब इवेल्युएट जब हम मॉडल को कर रहे हैं विद ट्रेन डेटा सेट के साथ, तो पहले मैं ट्रेन डेटा के साथ टेस्ट डेटा पे भी करना है और ट्रेन पे भी करना है। तो मैं ट्रेन डेटा सेट पे पहले इवेल्युएट करके देखता हूँ कि भाई मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या दे रहा है ये लाइन पे जो सर। वैल्यू आ रहा है। हाँ सॉरी सर, मेरी भी एक मीटिंग है राइट नाउ एंड चलिए आई थिंक चलिए, सब। तो अब इधर तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इन लोगों को क्लियर हो गए कि नहीं हुए हैं? हाँ जी सभ्य जी। सर काफी कुछ समझ में आ रहा है, फिर बाकी तो क्लासेस में आपसे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे। हाँ मतलब मैं आपको बेसिक बता दिया कि हाँ इस हिसाब से ये काम करता है। इट्स नॉट ए वेरी बिग, मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। जब आपके चीजें समझ में आ जाएंगी, इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाएगा, तो आप उस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना? ठीक है ठीक। सर, टाइमिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं वेरी क्विकली। हाँ कि टाइम का आप लोग डिसाइड करें क्या चाहिए, टाइमिंग यही रखें अपन 2 से 4 का। 2 से 4 आई डोंट नो, मेरे लिए तो सब कंफर्टेबल है। संगीता एंड वहां पे सभ्य बताएंगे, देन वील बाउंस इट ऑफ विद द अदर गाइस ऑल्सो। मैं मेरे ठीक हूँ, लिए 2 फ्लेक्सिबल बजे का थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। आफ्टर 3 आई कैन मैनेज 3 to 5 in between. 3 to 5 बताएं। अपन मैं 3 to कर 5 सकता का हूँ सर। आप हम ग्रुप पे फ्लेक्सिबल। डाल के देखें कि लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं पहले, If है not ना? 3 to 5, one option is 3 to 5. We need to put 2 options, which is the other one. मॉर्निंग में कोई टाइमिंग? Morning 6 Morning, to 8. early morning, I'm okay with it. I'm also Morning 6 o'clock or I'm वो okay लोग with नहीं that. उठेंगे, कई लोग नहीं उठेंगे। तो वो लोग नहीं उठेंगे तभी तो मैनेज होगा। मुझे लगता है हमारे अलावा 2 और जन होंगे शायद जो ज्वाइन करेंगे। हाँ। तो एक्चुअली फंडी भी कह रहा था शायद सुबह का, तो 2 ऑप्शन बना सकते हैं, 3 to 5 और एक मे बी 6 to 8 और समथिंग। आपको 6 जल्दी to 8 उठना भी पड़ेगा। अच्छा है। You're okay. अगर 6 आप उठ सकते हैं जल्दी तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। 6 बजे का हम्म 6 to 8। चलिए आप ये मतलब दोनों तो टाइमिंग ऑप्शन डाल के डिसाइड। देखें, आप दोनों टाइमिंग डाल दें, 6 to 8 भी डाल दें ग्रुप पे और 3 to 5 भी डाल दें, है ना? ठीक। सर, एक दो क्वेरी थी मेरी। हाँ। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले बेसिक क्या आना, मतलब मैं स्टैटिस्टिक की बुक लेके एक बार बैठ जाऊं क्या कि आपको मुझे कोई मीन चीज मीडियन की मोड जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, खाली एक नोट कॉपी लेके बैठिएगा, ब्लैंक, हाँ क्या उस पर लिख दीजिएगा सरस्वती जय श्री नमः। राम। ममता बहक जाएंगी साहब, क्या जय श्री राम नहीं बोलना है अपन को, सरस्वती नमः लिख दीजिएगा, सर अपन चालू कर देंगे। जब तक स्टार्ट खत्म नहीं होगा सर, जब तक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा सर आगे नहीं बढ़ेंगे। भले ही एक भी जन अटका रहे तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा ही विल नॉट मूव अहेड। बिल्कुल, आप परफेक्ट रित्या। हाँ डोंट वरी,
हम कंसेप्ट से ही शुरू करेंगे। पहले 3-4 दिन पूरे बेसिक कंसेप्ट जो हैं, छोटे छोटे, मीन मोड मीडियन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, उससे हमें क्या पता चलता है, वेरिएंस से क्या पता चलता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से क्या पता चलता है, ये सब चीजें हम लोग पहले देखेंगे, है ना। छोटी छोटी चीजों को हमें लेके चलना है, क्योंकि डेटा एनालिसिस कोई आर या पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं है ना। वो तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पूरा डिपेंड कर रहा है स्टैटिस्टिक्स और पूरा डिसीजन मेकिंग है आपका, कि आपको नॉलेज कितना, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो और कैसे फर्दर कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि हमने स्क्रिप्ट लिखी और रन 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 करते चले गए, नहीं होता इसमें। इसमें आप एक चीज निकालेंगे, उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगा कि क्या करना है ना। मान लीजिए मैंने सेट सीट लिया कुछ और, आपने सेट सीट लिया कुछ और, आपको डेटा कुछ और मिला उसमें से 70%, मुझे कुछ दूसरे ऑब्जर्वेशन मिले। अब आपके ऑब्जर्वेशन के पैटर्न डिफरेंट है, व्हाट इट, मेरे ऑब्जर्वेशन में जो ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न है वो अलग आ रहा है, तो मेरी प्रोसेस आगे फ्यूचर की अलग हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। पर ओवरऑल जब मॉडल बनेगा वो सिमिलर ही होगा दोनों का। भाई रास्ते अलग हो गए, पर जाना तो भाई हमें एक पर्टिकुलर शॉप पे ही था ना, पहुंचेंगे तो उसी शॉप पे, पर वे डिफरेंट होंगे। तो वो चीज हो सकता है कि आपके इसमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल आप पहले हटाओ पी वैल्यू के अकॉर्डिंग, मैं कोई दूसरा वेरिएबल पहले हटाऊं, क्योंकि इसमें एक एक करके वेरिएबल हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जिनकी भी सभी, मान लो 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो आप 5 को एक साथ ड्रॉप नहीं कर सकते। जैसे एक बुलिंग बच्चे होते हैं ना, 4-5 बच्चे ज्यादा मस्ती कर रहे हैं क्लास में, तो अपन देख लेते हैं इनका लीडर कौन है, खाली उसी को पनिश कर दो तो बाकी 4 सरेंडर हो जाते हैं। कई बार होता है ना ऐसा। ऐसा ही इसमें होता है कि पी वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी हम उसको पहले हटाएंगे, उसको हटाने से हो सकता है कि दूसरे अपने आप कंट्रोल में आ जाए, हमें बाकी के 4 नहीं हटाना पड़े कई बार। तो एक एक, क्योंकि इन सबका जो मिला जुला इम्पैक्ट होता है वो टारगेट वेरिएबल पे होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। तो वो यदि हम एक को भी हटाते हैं तो वो इम्पैक्ट टारगेट वेरिएबल पे ओवरऑल चेंज हो जाता है, सब कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जो हमें देखना है। तो आपने डेटा सेट लिया, मैंने डेटा सेट लिया, सेट सीट अलग है, आपके डेटा ऑब्जर्वेशन अलग आए, मेरे अलग आए। तो हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर वेरिएबल पहले आप हटाएं, मैं उसको 4th अटेम्प्ट में हटाऊं, है ना। पर ओवरऑल जो मॉडल बनेगा वो सिमिलर बनेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, माइनर हो सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ये इस प्रकार से पूरा स्टैटिस्टिक्स का ही खेल है इसके पीछे। संगीता 6 to 8 कैसा टाइम है तेरे लिए? ये इनको नहीं जमेगा ना, मैडम को, रित्या मैडम को। नहीं, मेरे को तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम सर, आप 4 से 5 बोले। नहीं, मैं समझा शाम का 6 to 8 बोल रहे हैं, मॉर्निंग का तो मैंने डालने का बोल ही दिया, आप डाल दें 6 to 8 में उठ जाऊंगा, क्या करूंगा, 5:30 बजे उठूंगा। वैसे तो अभी 8 बजे 7:15 पे उठता हूँ मैं, उठ जाऊंगा, थोड़ा जल्दी उठेंगे और कोई दिक्कत ठीक है। तो 6 to 8 और 3 to 5 ये 2 ऑप्शन है। हाँ। 6 to 8 के लिए आप भी तैयार? 3 to 5 में सर क्या है ना कि बहुत सारे ऑफिस वालों के बीच बीच में कभी कॉल्स हैं, कभी कुछ हाँ, है, तो वो क्या disturbance। इंटरप्शन रहेगा। सही, 6 6 to 8 8 बेटर है, सबसे बेस्ट रहेगा, 6 to 8 क्योंकि 6 to 8 के disturbance बाद नहीं भी होगा। उन्हें अपने ऑफिस टाइम के लिए 1-1.5 घंटा मिल हाँ। जाता है हाँ, है ना। तो हो सकता है सभ्या हर्षा भी तैयार हो जाए अगर हम 6 to 8 करें तो। ठीक है, सही बात। ठीक है। Because मेरे को चलेगा टाइम, है ना। आप दोनों टाइम डाल दें, जिस पे लोग एग्री हो जाते हैं अपन वो फाइनल कर लेंगे, ठीक है। और कितने मंथ का कोर्स है ये 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ्स 3 लगेंगे महीने का। टोटल, है ना। 90 आप मान लें कि 45 सेशंस रहेंगे 90 डेज में, 2 आवर्स के, मतलब 90 आवर्स का कोर्स है, 2 आवर्स डेली ले रहे हैं अपन। फिर आपको मैं लिंक डेली जो मेरे वीडियोस हैं उनके भी लिंक भेजूंगा, वो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ले ही लेंगे, जो भी वीडियो चाहिए डेटा एनालिटिक्स में जाके आपको मिल जाएंगे। प्लस ड्राइव पे जो भी अपना डेली पढ़ेंगे, वो जो डेली के वीडियो है उसके भी लिंक आपको मिलेंगे, जो आपके साथ सेशन रहेगा मेरा, वो वीडियो भी आपको मिलेगा। तो वो भी आप देख सकते हैं, और जो मेरे ऑलरेडी वीडियो हैं वहाँ उनको भी आप देख सकते हैं, है ना। हर तरह से बाकी पूरे स्क्रिप्ट्स वगैरह जो भी हैं लिखी हुई पूरी मिलेंगी, पर स्क्रिप्ट्स आपको वैसे के वैसे रन नहीं करना है,
आपको साइड में एक ब्लैंक स्क्रिप्ट खोलना है और उस पर वो टाइप करना है, एक एक लाइन, है ना, समझते हुए। क्योंकि क्या हो, तभी आपको कमांड याद होंगे। आप खाली मेरी स्क्रिप्ट को ही रन कर देंगे तो कोई मतलब, वो तो चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सर सिस्टम में पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना आर मॉडल? हाँ, बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा बस, है ना। ये मैक पे दिक्कत तो नहीं आएगी ना उससे? नहीं नहीं, कोई मैथ्स वगैरह कहीं भी नहीं है। काय का दिक्कत मैडम? मैं बोल रही हूँ ये एप्पल मैक पे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें? नहीं as it is the नहीं, मैक का अलग है, उसमें मैं बता देता हूँ दोनों आपको। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आर प्रोग्रामिंग डाउनलोड लिखेंगे, ये आपने किया टाइप, ये आया, ये विंडोज का दे रहा है ना। अब मैं मैप का भी आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है इसको। दिख रहा है आपको स्क्रीन, है ना, cran.r -project। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरे वाले, है ना, यहाँ से आप हटा दीजिएगा। रीता जी देख रहे हैं आप ऊपर URL में, ये आप डिलीट कर दीजिए और इसको एंटर कर दीजिए। अब आपको आ जाएगा मैक का, आ गया, दिख रहा है इधर, R for Mac OS X, ठीक है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो ये डाउनलोड करके ही हम क्लास ज्वाइन करेंगे? हाँ, ये प्री पहले नहीं, इसके अभी तो पूरे 3-4 दिन तो अपना स्टैटिस्टिक्स का बेसिक ही चलेगा। आप डाउनलोड कर लें, बहुत अच्छी बात है ना। इसको डाउनलोड करके रन करना है ना। रन करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा ये। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद आपको सेकंड चीज क्या करना है, आर स्टूडियो डाउनलोड। प्रोग्रामिंग को डाउनलोड करने के बाद तो ये आर स्टूडियो आ जाएगा। आर स्टूडियो में आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्री वाला वर्जन लेना है ना, ये ओपन सोर्स है पूरा। जैसे मैंने इसको किया तो ये बताएगा कि आपको आर स्टूडियो डेस्कटॉप किसके लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए तो विंडोज के लिए हो जाएगा, और आपको मैक वगैरह के लिए चाहिए तो यहाँ लिखा हुआ मैडम, ठीक है, ये लिखा है मैक का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएंगे दोनों, आर प्रोग्रामिंग और आर स्टूडियो। जब इसको डाउनलोड करके इसको भी इंस्टॉल करना है ना, दोनों पहले वाले को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। फिर अपन इसको जैसे मेरा ये विंडो ओपन हो रहा है, इस तरीके से आपका ये विंडो ओपन हो सकता है। क्लियर? आगे समझ में आपको? बहुत आसान है, 1 मिनट से भी कम समय लगता है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल होने में, ठीक है। तो ये पूरा क्योंकि रैम पे काम करता है, इसलिए बहुत फास्ट वर्क होता है इनके ऊपर, ठीक है। तो पहले अपन आर पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आर पे क्या आपको कंसेप्ट और इंटरप्रिटेशन सब समझ में आ जाएगा। फिर अपन पाइथन के बेसिक समझ के फिर पाइथन की जो स्क्रिप्ट्स है वो आपको रन करनी, ठीक है। तो पाइथन का भी अपना पहले आर कंप्लीट करके फिर पाइथन, क्यों वहां आपको इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। कुछ बेसिक जो सिंटैक्स होते हैं वो चेंज होते हैं पाइथन में खाली, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो भाई इसमें ये एट्रीब्यूट्स है, इसमें ये एट्रीब्यूट्स है ना। पहला डिफरेंस तो यही है पाइथन आर में कि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, आर में 1 से चालू होती है। ये मेजर ध्यान रखना। दिस कोर्स इज फॉर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस? डेटा एनालिटिक्स। तो आपने बताया कि पाइथन तो डेटा साइंस में लगता है। पाइथन डेटा साइंस के लिए होता है, पर पाइथन में भी डेटा एनालिटिक्स होएगा ना। पहले क्या था, पाइथन में कुछ पैकेज नहीं थे जो डेटा एनालिटिक्स के इतने ज्यादा रिजल्ट दें हमें। जैसे अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था लीनियर मॉडल में, जब समरी बताई थी तो उसमें रेसिडुअल्स भी दिए थे, ये सब चीजें पाइथन में नहीं आती थी। पाइथन में सीधे मॉडल बना देता था, कोएफिशिएंट निकाल के दे देता था। 10 डेट समझ में आ गया आपको? कोएफिशिएंट और वो इंटरसेप्ट दे देता, बाकी की स्टैटिस्टिक्स नहीं देता था, तो इंटरप्रिटेबल नहीं था। डेटा एनालिटिक्स में मेन चीज कंसंट्रेशन किस पे करना है आपको, इंटरप्रिटेशन, है ना, मेन है इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए अब क्या है, वहां पे कुछ लाइब्रेरीज आ गई हैं, अच्छे पैकेज आ गए पाइथन में कि जो डेटा एनालिटिक्स को भी बहुत अच्छे से करने लगे, मतलब जो रिजल्ट हमें दे रहे हैं वो इंटरप्रिटेबल है। तो इसलिए अब अपन पाइथन को भी साथ में कवर करेंगे, ठीक है ना, डेटा एनालिटिक्स के लिए।
और बाद में भविष्य में आप चाहें तो फिर डेटा साइंस सीख सकते हैं पाइथन पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इतना आ जाएगा तो फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज करें मैडम, आपका भी सेशन है शायद। यस सर। तो टाइमिंग आप दोनों डाल दीजिएगा और लोग जो फाइनल करेंगे अपन फिर उसको चालू करते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स एवरीवन। थैंक Yeah, यू। thank you, sir. चलिए Thank फिर you, sir. नेक्स्ट करें, थैंक यू। नेक्स्ट वीक से करें, हाँ, जैसा भी आप चाहें। है ना, वी कैन हाँ, स्टार्ट इट फ्रॉम क्योंकि संडे तो मेरे सेशन है, सैटरडे संडे। अपन मंडे से कर सकते हैं या जैसा जो भी वो बोलते हैं। अभी आज तो खाली वेडनेसडे है ना, नेक्स्ट। मंडे से चालू कर सकते हैं अपन। ठीक है, ठीक। ओके फाइन, थैंक यू। ओके।